वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में जो आगामी लोकसभा चुनाव होंगे, उसके लिए मैदान तैयार हो गया है। अब 24 की लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया की होगी। एनडीए जिसकी अगुवाई बीजेपी कर रही है, उसके समेत 38 साथियों और विपक्ष के 26 दलों के बीच अब महायुद्ध होगा। तस्वीर यही साफ हुई है। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में 26 पार्टियों के नेता शामिल हुए। उधर दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई, जिसमें उसके साथी दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। 2024 का युद्ध किस तरह से लड़ा जाएगा, रणनीति क्या होगी, सीटों का तालमेल किस तरीके से बिठाया जाएगा और सत्ता के लिए ज़रूरी नंबर लाने की खातिर किन किन मुद्दों को आगे लेकर बढ़ा जाएगा, इन सब मसलों पर सलाह करने के लिए ये जमावड़ा था। एक बेंगलुरु में, दूसरा दिल्ली में। विपक्ष को अपने गठबंधन का नाम भी तय करना था, सो किया गया और नाम रखा गया इंडिया, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। अगर हिंदी में आपको कहूँ तो ये है भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन। कहा यह जा रहा है कि यह नाम राहुल गांधी ने रखा, जिसे सबने स्वीकार कर लिया। लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की जरूरत भी नहीं है। चुनाव में मुद्दे, नारे, नैरेटिव तैयार किए जाते हैं, फैसला जनता करती है। वैसे नाम जब भी रखा जाता है तो काफ़ी सोचा विचारा जाता है। जाहिर है राहुल गांधी ने भी सोचा होगा। हो सकता है कि उन्हें लगता है कि मोदी की अगुवाई में जो सरकार चल रही है वह राष्ट्रवाद और भारतीयता की बात करती है। उन्होंने इसकी बुनियाद पर समझा कि इस पार्टी की ताकत है, मोदी की विस्म है, इसलिए ऐसा नाम रखा जाए जिससे देश में जो जनमानस है, राष्ट्र का बोध है, देश जो उभरता हुआ सा उस नाम से दिखता है, वो आपके अलायंस का नाम। इस नाम को सोचने के लिए उन्होंने इंडियन नेशनल यानी कि IN, इसको तो उन्हें कांग्रेस से निकाला होगा, क्योंकि कांग्रेस का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो IN यहाँ से निकाल लिया। उसके बाद जो INC, बाकी जो DIA है इंडिया में, उसको जोड़ने के लिए उन्होंने डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस तक सोचा होगा। तब जा कर के यह एक बड़ा मुश्किल सा नाम जो छोटे में इंडिया आता है वो तय हुआ होगा। अब यह एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई हो या फिर भारत बनाम इंडिया की, सही मायनों में भारत बनाम इंडिया की। क्यों? भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला एनडीए जिन बुनियादी बातों पर अब तक की राजनीति करता रहा है और सत्ता के जरिए लोगों तक पहुंचता रहा है, वह भारत का एक नैरेटिव जरूर तैयार करेगा और इंडिया का भी करेगा। कारण ये होगा कि एक अंग्रेजी का दिया नाम और एक ठेठ हिंदुस्तानी नाम है, भारत इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक इशारा आज दे दिया कि जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को लूटा, यह इंडिया भी जो नया मोर्चा है विपक्ष का, उन्हीं नेताओं का गठबंधन है जो देश को लूटते रहे।
भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती। एक कवि महाशय ने अवधी में लिखा था, ये अवधी भाषा में लिखी गई कविता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर यह बड़ा फिट बैठता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। यानी गाना कोई और गाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है, जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनकी दुकान की यही सच्चाई है। इनकी दुकान पर 2 चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। एक जमाने में एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है, लेकिन मुझे याद आ रहा है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है? पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। गायित कुछ और है, हाल कुछ और है, लेवल कुछ और है, माल कुछ और है। प्रधानमंत्री ये कहते हैं, इसका छोटा सा मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर आप 2024 की लड़ाई इस आधार पर लड़ते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है, सरकार लोगों की आवाज़ को अनसुना कर रही है, देश को जोखिम में डाल रही है, ये आपका लेवल है, क्योंकि आप इसी के आधार पर अपने मोर्चे की ब्रांडिंग कर रहे हैं। लेकिन माल कुछ और है। माल जो है जातिवाद का जहर फैलाना है, भ्रष्टाचार करना है, माफियाओं को प्रश्रय देना है। तो इस तरह की जो सच्चाइयाँ हैं, जिन लोगों की हैं, मिल करके अगर वो राष्ट्र के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर, देश बचाने के नाम पर, जनता की बेहतरी के नाम पर चुनाव में उतरते हैं, तो अवधि का यह गीत उन पर फिट बैठता है। प्रधानमंत्री यही कह रहे थे। अब चलते हैं ये समझने कि दोनों तरफ जो वोट का समीकरण, अब आपके सामने तस्वीर कमोबेश साफ है कि एक जगह 38 दल हैं, एक जगह 26 दल हैं। तो समीकरण क्या बैठता है? सीटों का झमेला अगर होगा तो कहाँ होगा, कैसा होगा? और एनडीए के खिलाफ विपक्ष का मोर्चा क्या मिलकर एक कैंडिडेट ला सकता है, यानी कि एक बनाम एक? मैं एनडीए पर आने से पहले इंडिया, यानी कि जो आज मोर्चा बना, उस पर चलना चाहता हूँ। पहले उन मुद्दों को देख लेते हैं जिनको 2024 का चुनाव लड़ने से पहले इस मोर्चे को सुलझाना होगा, ज़रूरी है। पहला ये कि जो इंडिया है, इसका चेयरपर्सन कौन होगा। खबर ये है कि कांग्रेस जो नेता हैं सोनिया गांधी, उनको चेयरपर्सन बनाए जाने के हक में पार्टी होगी, क्योंकि वह सबसे बड़े दल की नेता हैं और प्रधानमंत्री पद की जो दौड़ है उसमें नहीं है। अब सवाल दूसरा है
कि कन्वीनर कौन होगा। 13 जून को जब पटना में मीटिंग हुई थी तो कुछ नेताओं ने नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाए जाने की बात कही थी। अगर सभी दल उनके नाम पर सहमत हो जाते हैं तो मोर्चे के नेताओं के बीच समन्वय बिठाने, तालमेल रखने और समय समय पर उनके बीच बैठ करके रणनीति तैयार करने का काम नीतीश कुमार कर सकते हैं। अब तीसरा मुद्दा वो ये है कि जो आपसी मतभेद होंगे उनको कैसे सुलझाया जाए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इस गठबंधन का क्या होगा, कौन सा मुद्दा चुनाव के दौरान उठाया जाएगा, सरकार को घेरा कैसे जाए, क्या नारा और क्या नैरेटिव तैयार किया जाए। माना यह जा रहा है कि इन सब मामलों को सुलझाने के लिए अलग अलग कमेटियां बनाई जाएंगी, क्योंकि अगली बैठक जो है वो महाराष्ट्र में होगी, मुंबई में। इसके बाद जो सबसे बड़ा और पेचीदा मामला आता है वह है सीट शेयरिंग का। विपक्ष के मोर्चे में जो दल हैं उनमें से कई अलग अलग राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे। बेंगलुरु में जो बैठक हुई उस बैठक में जाने से पहले शरद पवार ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि यह मोर्चा जो है इसमें बहुत सारे ऐसे दल हैं जो कई राज्यों में आमने सामने लड़ते हैं और यही सबसे बड़ी मुसीबत या मुश्किल है। लेकिन उम्मीद इस बात की भी थी कि इसको सुलझाया जा सकता है। अब उन्होंने जो कहा उसको मैं आपको अलग अलग राज्यों में ले चल के समझाना चाहता हूँ। मसलन पश्चिम बंगाल, जहाँ ममता बनर्जी की टीएमसी के खिलाफ कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट पूरी ताकत से लड़ते हैं। लेफ्ट फ्रंट का मतलब कि सीपीआई, सीपीएम, फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी, इस तरह की पार्टी। कांग्रेस को पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुआ 2019 में पश्चिम बंगाल की 42 में से सिर्फ 2 लोकसभा सीटें मिली थी, 42 में से 2। लेफ्ट का खाता भी नहीं खुला था। अब ये सभी दल जब साथ आएंगे तो अपना अपना हक हिस्सा मांगेंगे। क्या ममता उनको उतनी सीटें दे पाएंगी जितना इन दलों की मांग होगी? अगर नहीं देंगी तो कांग्रेस और लेफ्ट के नेता उन प्रदेशों में क्या पंगा नहीं करेंगे? जाहिर है करेंगे। टकराहटें बढ़ेंगी। ममता अपना हिस्सा नहीं छोड़ना चाहेंगे। आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि जितने भी नेता हैं वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ें और संसद में जब हम पहुँचें तो सबसे ज़्यादा सांसदों की सीट के साथ पहुँचें, ताकि प्रधानमंत्री पद के लिए हमारी दावेदारी मजबूत हो। अब दूसरा केरल का उदाहरण मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट का फ्रंट है और ये दोनों फ्रंट आमने सामने आज तक लड़ते रहे। अगर ये अब दोनों साथ आ गए, कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट, तो सीटों का बंटवारा कैसे होगा? केरल में आज की तारीख में लेफ्ट फ्रंट की सरकार है, लेकिन जो पिछला लोकसभा चुनाव 2019 का था उसमें केरल की 20 लोकसभा सीटों में से 19 सीटें कांग्रेस गठबंधन ने जीती थी, जिसको हम यूडीएफ कहते हैं। अब जिन 19 सीटों पर कांग्रेस जीती है उसमें से कितनी सीटें वो लेफ्ट को देना चाहेगी और देगी? ऐसा करने पर कांग्रेस के भीतर जो सांसद जीते हुए हैं वो क्या चुपचाप बैठे रहेंगे? जाहिर है ऐसा नहीं होगा। तो पेचीदगियां हैं, मगर अभी सभी नेता यही कह रहे हैं कि हम सब मिलकर लड़ना चाहते हैं। लड़ने से पहले राय और तकरार क्या होगी इसकी तस्वीर आपको आगे नजर आएगी, मगर अभी सब एक जुबान है। लोकतंत्र को खरीदने का सौदागिरी कर रहा है। इसी के लिए आज कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी को भी काम नहीं करने देता है। कोई आदमी कोई ऑपोजिशन को सपोर्ट करते हैं, ऑपोजिशन स्टेट को, तो नेक्स्ट डे ईडी और सीबीआई और कोई चला जाता है और खाली धमक देता है हम 355 करेगा, हम 356 करेगा। हम लोगों ने आज 420 कर दिया, 420 धारा अप्लाई कर दिया पॉलिटिकली, जिसमें इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। हम लोग एक साथ इसलिए आए हैं क्योंकि देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश की जो भाईचारा है, जो
डाइवर्सिटी है इस देश की, उसको बचाने के लिए हम लोग सब लोग एकजुट हुए हैं। और जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर दुरुपयोग कराया जा रहा है, जिस हिसाब से देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महंगाई हो, इन सारे जो असल मुद्दे हैं इन पर बात ना करके जो जहर की बातें जो हैं, जो नाकों से चलती हैं, उसकी बात की जा रही है। इसलिए हम सब लोग मजबूती के साथ एक साथ हैं। देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है, और मैं ये कहता हूँ कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2/3 जनता खिलाफ है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक है। इन नेताओं से ये बात ज़रूर पूछी जानी चाहिए कि जिन राज्यों में आप सरकार चला रहे हैं या चला चुके हैं, अपने शासन में आपने क्या किया है और क्या कर रहे हैं। आपकी 3 बड़ी कामयाबी क्या है। हिंदुस्तान चलाने के लिए अगर विज़न चाहिए, समझ चाहिए, काबिलियत चाहिए, तो पहले अपने राज्य में आप यह साबित करके तो दिखाइए। बंगाल और केरल में जिसकी बात मैं कर रहा था, कुल लोकसभा की जो सीटें बैठती हैं वो 62 है। यहाँ की मुश्किल आसान नहीं है। और केरल में पिछली बार बीजेपी को भले ही सीटें नहीं मिली, लेकिन वोट उसका 15% था, रिकॉर्ड था। ममता बनर्जी के टेम्परामेंट को देखते हुए पश्चिम बंगाल में अगर आप मानते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये उतना आसान है नहीं। अब मैं आपको उन 2 राज्यों की तरफ लेकर चलना चाहता हूं जिनकी सीटों की कुल संख्या 120, उत्तर प्रदेश और बिहार। यहां जो विपक्ष है उसमें कांग्रेस, उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं, और समाजवादी पार्टी इंडिया के मोर्चे में, जिसको अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जो वोट परसेंटेज है और आरएलडी भी, तो मैंने कांग्रेस को भी नहीं रखा है, कांग्रेस को मैं मानता हूं कि ये मुख्य पार्टी है। तो उसके साथ जो सपोर्टिंग अलाई हैं वो समाजवादी पार्टी और आरएलडी है। समाजवादी पार्टी के पास जो यादव वोट, मैं जातिगत अभी जा रहा हूं, बाद में उस समीकरण में आपको साफ करूंगा, 8 से 9% यादव वोट उत्तर प्रदेश का और 2% जाट वोट। भले जाट वोट 2% है, लेकिन आप पश्चिमी जब उत्तर प्रदेश में आते हैं तो ये कॉन्सेंट्रेट होता चला जाता है और इसकी हैसियत, ताकत चुनाव नतीजों के लिहाज से बढ़ती चली जाती है। ये दोनों दल 2017 का चुनाव कौन, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़े थे, मगर औंधे मुँह गिरे थे, और उसमें आरएलडी भी। यूपी में कांग्रेस को पिछले चुनाव में सिर्फ 1 सीट मिली थी, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं। उससे पहले 2014 में 2 सीटें। यूपी कांग्रेस के मुकाबले कहीं अधिक बीएसपी मजबूत है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को 10 सीटें मिली थी और उसका वोट परसेंटेज था 19.3, जबकि कांग्रेस का कितना था, 6.3। लगभग 3 गुना मजबूत पार्टी बीएसपी उत्तर प्रदेश में इस मोर्चे में नहीं है। तो समाजवादी पार्टी, अगर मैं लोकसभा चुनाव के लिहाज से ही देखूं, 18% वोट बैंक की पार्टी, 6% वोट बैंक की पार्टी समाजवादी और 2% वोट बैंक की पार्टी आरएलडी। तो 18 से 24 तो 26% वोट के साथ आप चल रहे हैं, और मैं मुस्लिम वोट जोड़ देता हूं यही, तो फिर आपकी जो हैसियत है वो बढ़ती है। अब बीजेपी की तरफ मैं आता हूं, जिसको आप एनडीए कहते हैं। बीजेपी ने अपने साथ अनुप्रिया पटेल का जो अपना दल है उसको, संजय पासवान की निषाद पार्टी, ओम प्रकाश राजभर जो अभी शामिल हुए हैं, उनकी सुहेल देव भारती समाज पार्टी, इनको अपना सहयोगी मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश में उसने बनाया है। जो आंकड़ा है, जो उत्तर प्रदेश का कुर्मी वोट है, वो 6 से 7% माना जाता है, और सुहेल देव जो राजभर होते हैं वो उत्तर प्रदेश में 4% है, और निषाद लगभग 17 से 18% है। सबसे बड़ी आबादी है। तो 18 और 6 24 और 4 28%। 28% वोट बैंक को लेकर चलने वाले जो 3 नेता, 3 पार्टियां हैं, मैं ये नहीं कहूँ बंटवारा नहीं होगा, बंटवारा होगा, बाकी भी पार्टियां उसमें दखल देंगी, बाकी नेता भी दखल देंगे, लेकिन एक मुश्त जो बड़ी पकड़ है वो इन 3 पार्टियों की है, वो बीजेपी के साथ है। उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ।
और बीजेपी अगर आप इससे देखें तो रणनीति के लिहाज से और वोट के लिहाज से मजबूत समीकरण उसने साधा है उत्तर प्रदेश में। आजमगढ़ और रामपुर जो लोकसभा उपचुनाव हुए थे उसको जीतकर उसने यह भी संदेश भेजा कि जो अजेय सीटें हैं उत्तर प्रदेश की उसको भी वो जीत सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को लगभग 50%, 49.6% वोट मिले थे। अगर आप उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण को देखें तो बीजेपी ने बहुत कायदे से उसको साधा है, जो मैंने आपको समीकरण दिखाया है। पिछले 2 चुनाव में यूपी में एनडीए ने 2014 में 73 और 2019 में 64 सीटें जीती थी। इस बार जो समीकरण को साध रही है बीजेपी और जो अलायंस उसने बनाया है उसके कारण 2014 और 2019 के जो नतीजे थे उसके लिए उससे कम पर वो जाति दिखती नहीं है। 70 के आसपास सीटें बीजेपी और एनडीए हासिल करे उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई अनहोनी नहीं है और कारण उसके दिखते भी हैं। अब मैं आपको बिहार लेकर चलता हूं। 40 लोकसभा सीटें हैं प्रदेश में। जो विपक्ष का मोर्चा है, नीतीश कुमार, उनकी जो जाति है, चूंकि हिंदुस्तान में वोट का आधार जातियां होती हैं, मैं जातियों के खिलाफ लगातार बात करता रहता हूं, लेकिन जो समाज का मानस वोट के दौरान होता है या राजनीति जिस तरीके से होती है वह वोट जातियों के जरिए ही आगे बढ़ाने और हासिल करने की कोशिश का हिस्सा होती है। इसलिए मैं जातियों को सामने रख रहा हूं। लालू प्रसाद यादव, उनकी आरजेडी को मानता हूं कि यादव वोट उनके साथ हमेशा जाता है 14%। लेफ्ट का जो बहुत कम है इसलिए उसका डेटा मुझे नहीं मिला। और कांग्रेस जो पिछले चुनाव में लगभग 7-7.5% के आसपास वोट बैंक की थी, और मैं मान लेता हूं कि मुस्लिम वोट इस मोर्चे के पास आ जाएगा। बिहार का 16% के आसपास है, तो 16, 14, 30, 34, 40-42% को आप टारगेट कर रहे हैं अपने अलायंस के जरिए बिहार में। इसमें लेफ्ट फ्रंट भी है। अब मैं आपको एनडीए की तरफ लेकर चलना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने बिहार में जिन दलों को अपने साथ जोड़ा है, अभी उन्होंने चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, इन दोनों को एनडीए में बुलाया है। आज चिराग पासवान को उन्होंने बड़ा प्यार से उनके कंधे पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया और फिर बताया कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में उनके लिए बड़ा सिपहसालार है। तो ये जो वोट बैंक है, मैं एक बार और समझाता हूँ। बिहार में जो दलित वोट बैंक है वो लगभग 15 से 16% माना जाता है। उसमें दलित और अति दलित आते हैं। दलितों में पासवान वोट बैंक 6% के आसपास है और अति दलित वोट बैंक जो है वो 9 से 10% होता है। उसमें मुसहर भी एक जाति है जिससे जीतन राम मांझी आते हैं, वो 4.5% है। तो मैं सिर्फ इन्हीं दोनों नेताओं की बात कर रहा हूँ, मैं उस 15 से 16% वोट बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन चिराग पासवान, पारस और जीतन राम मांझी, यह तीनों नेता उस 15-16% वोट के बड़े हैं और उस वोट बैंक को खींचने की ताकत रखते हैं। अगर बीजेपी साथ में है तो, नरेंद्र मोदी का चेहरा दिख रहा है तो, और कल्याणकारी योजनाएं जो केंद्र सरकार की हैं गरीबों तक पहुंच रही हैं, इस लिहाज से आप देखिए तो 2024 के चुनाव में इस वोट बैंक के साथ एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी के साथ जुड़ता है, वो है 20% अगड़ी जातियों का। तो 20% अगड़ी जातियां, 15% दलित, 35% और कोयरी उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, यह जिस जाति से आते हैं वो 6.5% वोट बैंक की है या उसकी आबादी है। तो 6 और 6 12, 12, 4, 16, 17% और 21% अगड़ा वोट बैंक 20%। तो 20 और 17 47%। तो बिहार में 41-42 वर्सेस 47% की लड़ाई है। मैं फिर कहता हूं कि यह पूरा का पूरा एक मुश्त नहीं जाता है,
लेकिन आप चुनाव के समीकरण को जातीय नेताओं के आधार पर जब साधते हैं तो आप उन नेताओं के जरिए उस वोट बैंक तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और उसमें चूंकि सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और मोदी का अपना फैक्टर है, इसलिए बहुत मजबूत है एनडीए का दांव बीजेपी में, जैसे उत्तर प्रदेश में है। इसलिए जो 120 सीटें उत्तर प्रदेश और बिहार की बनती हैं, उस पर बहुत मजबूत पकड़ अभी साधे गए समीकरणों के जरिए बीजेपी ने बनाई है। यह स्थिति उत्तर प्रदेश और बिहार की है। अब मैं आपको आगे लेके चलना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि उनके पास एक स्थिर और भारी बहुमत वाली सरकार है। 2014 में भी 2019 में भी यह सरकार है। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि देश में विकास को गति मिली, उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं आई। गठबंधन की सरकारों के साथ क्या होता है? साथी दलों को संभालिए, उनके तुनक, उनके सनक मिजाजी, उनकी मनमानी, उनके साथ समझौता कीजिए। घपले घोटाले अगर हो रहे हैं तो उनकी तरफ से आंख मूंदिए, क्योंकि सरकार चलानी है। ऐसी मजबूरी नरेंद्र मोदी के साथ नहीं रही। गठबंधन जरूर उन्होंने साथ रखा, लेकिन बीजेपी अकेले दम बहुमत में रही। इससे हुआ ये कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो हर मोर्चे पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ती रही। कोरोना के 2 साल जो भयावह थे, उसके बावजूद हिंदुस्तान की इकॉनमी चरमराई नहीं, बल्कि वो संभली और फिर आगे दौड़ी। मैं अगर आंकड़ों के जरिए आपके सामने असलियत को रखूं तो आपको तस्वीर और साफ साफ समझ में आएगी। नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए 2014 में, तो हिंदुस्तान की जो टोटल जीडीपी थी वो $2 ट्रिलियन थी। $2 ट्रिलियन, जो आज की तारीख में 3.75 ट्रिलियन हो गई है, लगभग 1.25 गुना बढ़ी है। इसी तरीके से पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, वो भी 2 गुना बढ़ी। 2014 में एक आदमी की आमदनी जो औसत थी सालाना, वो 79,000 रुपये थी। 2023 में 1.5 लाख हो गई। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 2014 में दुनिया में 10वें पायदान पर थी और आज 5वें पायदान पर है। इंग्लैंड जैसा मजबूत बड़ी अर्थव्यवस्था का देश में हिंदुस्तान से पीछे छूट गया है। विदेशी मुद्रा भंडार मोदी के आने पर $304 अरब था। हम जितना भी बिजनेस करते हैं, जो सामान बाहर के देशों से खरीदते हैं, उनको विदेशी करेंसी में, उनकी करेंसी में, डॉलर में पैसा देना पड़ता है, पाउंड में पैसा देना पड़ता है। तो आपका विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत है तो फिर आप खरीद कर सकते हैं। 2014 में $304 अरब था और आज की तारीख में $595 अरब है। सड़कों की बात मैं करता हूँ। आज़ादी से लेकर के 2014 तक कुल सड़कें देश में 54 लाख किलोमीटर थीं और मोदी सरकार ने उसमें 11 लाख किलोमीटर का इजाफा किया है। आज हिंदुस्तान में 65 लाख किलोमीटर सड़कों का जाल है। एयरपोर्ट 2014 में 74 थे और 9 साल में 74 और जोड़े गए तो कितने हो गए? 144 या 148। सरकार ने अपने शासनकाल में जितने पहले थे उतने जोड़ लिए एयरपोर्ट्स। ऐसे ही यूनिकॉर्न, वैसे स्टार्टअप कंपनियां जिनका टोटल मार्केट वैल्यू $1 बिलियन होता है या उससे अधिक होता है, उनको हम यूनिकॉर्न कहते हैं। मोदी सरकार के आने पर देश में एक भी यूनिकॉर्न नहीं थी। आज उनकी संख्या 50 से अधिक है। वैसे ही देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को देखिए। जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप पेटीएम से डिजिटली मोबाइल से लेन देन कीजिए, खरीद कीजिए, तो लोगों ने कहा कैसे चलेगा हिंदुस्तान। और आज दुनिया में 40% जो टोटल डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है वो सिर्फ हिंदुस्तान करता है। तरक्की नहीं, कारण एक मजबूत सरकार। इस बात को ध्यान में रखिए। मेरी आपकी राय कुछ भी हो सकती है, किसी पार्टी को लेकर के, किसी नेता को लेकर के, लेकिन देश की राय वहां होनी चाहिए जहां विकल्प बेहतर है। स्थायी सरकारें किसी भी हालत में बेहतर विकल्प है। स्थायी सरकारों के होने से
तरक्की बेहतर होती है, रफ्तार बढ़ती है। और जब वो दूरदर्शी सरकार हो, पब्लिक के लिए काम करने वाली सरकार हो, तो फिर उसके नतीजे ज़्यादा बेहतर दिखते हैं। एनडीए की बैठक में हमने संकल्प लिया था कि हम देश की गरीबी को गरीबों की ताकत से ही गरीबी को पनाश करेंगे। इसलिए इन वर्षों में हमारा सबसे ज्यादा जोर गरीबों को सशक्त करने पर रहा। हमने श्रमयोगी को सम्मान दिया, डिग्निटी ऑफ लेबर पर बल दिया, हमने गरीब को सुरक्षा का एहसास दिया, हमने गरीब को यह विश्वास दिया कि आपके हर प्रयास के पीछे एनडीए सरकार एक भरोसेमंद साथी की तरह आपके साथ खड़ी है। जैसे किसान को अगर सही बीज और खाद पानी मिल जाए तो वो पैदावार का रिकॉर्ड बना देता है, वैसे ही हमने गरीबों को सशक्त करने के लिए उन्हें हर संभव मदद की। इसका परिणाम क्या आया? अभी नीति आयोग की सबसे ताजा स्टडी आई है, आप में से कुछ मित्रों ने उसका उल्लेख भी किया। इस स्टडी के मुताबिक 2015-16 के बाद के 5 वर्षों में ही 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। इसके पूर्व वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के समय सामने आया कि कैसे बहुत कम समय में ही 40-42 करोड़ लोगों ने गरीबी को परास्त किया है। आईएमएफ के मुताबिक एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी अति गरीबी भी भारत में खत्म होने की कगार पर है, ये आईएमएफ का रिपोर्ट कह रही है। देश की खातिर नतीजे ऐसे ही होने चाहिए जैसा प्रधानमंत्री बता रहे थे, और इसका आधार सिर्फ एक ही है कि सरकार स्थायी हो, दूरदर्शी हो, लोगों के लिए काम करने का संकल्प लेकर चलती हो। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के साथ एक बहुत मजबूत पक्ष है जिसकी काट विपक्ष लेकर के नहीं चल रहा है। वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, हिंदुत्व का, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का। यह जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, अगर आप अपनी पहचान नहीं जानते हैं, मैं कपड़े, रोटी, मकान, यह सब मिल भी जाए और मुझे मेरी पहचान नहीं मिले तो मैं उस मकाम तक नहीं जा सकता हूँ, उस गौरव बोध के साथ नहीं भर सकता हूँ जिस गौरव बोध के साथ होना चाहिए। मेरा इतिहास क्या है, मेरी संस्कृति क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरा अध्यात्म क्या है, मेरी पहचान क्या है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस पर काम किया है, चाहे वो मंदिरों के आसपास उनका कायाकल्प करने का मामला हो, या फिर अलग अलग आध्यात्मिक गुरुओं, संतों की मूर्तियों की स्थापना हो, या फिर देश की संस्कृति को बड़े पैमाने पर, चाहे होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, मनाने का रिवाज हो। ये आप अपनी पहचान के साथ एक गौरव की अनुभूति करते हैं, और वह भी एक चैतन्य समाज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इस मोर्चे पर विपक्ष बहुत दूर दिखता है, बहुत पीछे दिखता है। एक बड़ा फैक्टर है नरेंद्र मोदी के साथ, और नरेंद्र मोदी अपने आप में एक मजबूत तुरुप का इक्का है एनडीए की तरफ से, और उसमें आज भी तनिक भी कोई कमी दिखती नहीं है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है किसी नेता के लिए। और सत्य में आज इतना ही। मेरी भेंट आपसे कल फिर होती है, तब तक ले दीजिए विदा। नमस्कार। आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता वो है अर्ध सत्य।